In this video, we will be discussing Raoult's law. Raoult's law जो है वो बेसिकली लॉ है फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। अब रॉल्स लॉ को समझने के लिए ज़रूरी है कि इससे पहले हमें वेपर प्रेशर का पता हो कि वेपर प्रेशर किसे कहते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक वेसल है जिसमें लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है। ये लिक्विड क्या करेगा कि वक्त के साथ साथ ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा। अगर आपके इस वेसल के ऊपर कोई भी ढकना नहीं है तो ये वेपर्स इन्वायरमेंट में या जो सराउंडिंग है उसमें चली जाएंगी। लेकिन इसी वेसल के ऊपर अगर आप ढक्कन रख दें तो अब क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, ये क्या करेंगे कि ये जब एवापोरेट करेंगे तो यहाँ पर ढक्कन के नीचे वाली साइड पर जमा होना शुरू हो जाएंगे। पहले तो सिर्फ एवापोरेशन होगा, जो वेपर्स हैं वो कन्वर्ट होंगे वेपर्स में। लेकिन जब वेपर्स में ये ज़्यादा अमाउंट आ जाएगी तो फिर क्या होगा कि कुछ वेपर्स वापस लिक्विड के सरफेस के करीब आएंगे और लिक्विड्स वापस उसमें शामिल हो जाएंगे लिक्विड में। उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। अब ये जो वेपर्स हैं, जब आपके पास एवापोरेशन और कंडेंसेशन की रेट इक्वल हो जाए तो इस वक्त ये वेपर्स जो हैं अपनी ही लिक्विड के सरफेस के ऊपर कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसको वेपर प्रेशर कहा जाता है। क्योंकि ये जो प्रेशर है ये वेपर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो इसीलिए इसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। आप एक सॉलिड ले लें, जैसे चीनी हो गई, नमक हो गया, और उसको किसी भी सॉल्वेंट में डाल दें, सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्वेंट। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप दो जो हैं लिक्विड्स को ले लें, मतलब दो मुख्तलिफ सॉल्वेंट्स को जो है ले लें और उनको आपस में मिक्स कर दें। अब ये जो सॉलिड को हम लेके मिक्स करेंगे किसी भी लिक्विड में, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आप चीनी ले लेते हो, ये एक ग्लास पानी है, उसमें आपने चीनी डाल दी तो चीनी क्या करेगा कि वो ग्लास के नीचे वाले हिस्से में बैठ जाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये वेपर प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे। लेकिन अगर आप दो सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, जैसे अगर आप तेल और पानी को मिक्स कर दो या किसी भी दूसरे एथेनॉल और पानी को मिक्स कर दो, तो उसमें क्या होगा कि जब आपके पास ये लिक्विड आके बन जाता है, लेट्स सपोज आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जिस तरह चीनी आपने डाली और नीचे बैठ गई, यहाँ पर वो केस नहीं होता। यहाँ पर क्या होगा कि दोनों जो लिक्विड्स हैं वापस में मिक्स हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पर आपके सरफेस के ऊपर लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि ए जो है वो पर्पल कलर का है और बी जो है वो पिंक है, तो सरफेस पे आपके पास क्या होगा कि आपके पास ए के मॉलिक्यूल्स होंगे इस तरह से, लेकिन साथ में आपके पास बी के मॉलिक्यूल्स भी होंगे इस तरह से। तो इस तरह के सॉल्यूशंस में क्या होता है कि वेपर प्रेशर पे असर पड़ता है फिर, क्योंकि अब आपको क्या होगा कि वेपर प्रेशर कहाँ से हो रहा है, सरफेस पे जो लिक्विड है वो एवापोरेट हो रहा है, वो प्रेशर डिवेलप कर रहा है। लेकिन अगर आपके पास सरफेस पे दो मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स हों, उनको आपने मिक्स किया हुआ है, तो उससे वेपर प्रेशर जो है वो सोल्यूशन का चेंज हो जाएगा। ये आपका ए प्लस बी जो है वो एक सोल्यूशन है। अब इसका वेपर प्रेशर जो है वो मुख्तलिफ होगा प्योर ए और प्योर बी से। तो रॉल्स लॉ जो है वो इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करता है कि ये किस तरह से होगा। रॉल्स लॉ को जब हम सॉल्यूशंस पर अप्लाई करेंगे तो हम दो किस्म के सॉल्यूशंस को जो है वो देखेंगे। एक जो है हमारे पास वॉलेटाइल सोल्यूट एंड सॉल्वेंट।
मतलब जो दो चीजें आपने मिक्स की हुई हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों ही वॉलेटाइल हो। वॉलेटाइल मींस दे कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए वो वॉलेटाइल कहलाता है। इजीली कन्वर्टेड टू वेपर्स। अब दोनों वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे तो उनका पूरे जो सोल्यूशन है उसका प्रेशर या वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए। और दूसरा किस्म के हम सोल्यूशन जो बनाते हैं उसमें क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इन वॉलेटाइल सॉल्वेंट। आपके पास जो सोल्यूट हो वो नॉन वॉलेटाइल हो, मतलब वो वेपर्स में इजीली कन्वर्ट ना हो, और साथ ही वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हो, मींस उसकी आयनाइजेशन जो है वो ना हो। अब इस तरह का जो सोल्यूट है उसको वॉलेटाइल कंपोनेंट में डालेंगे तो क्या होगा, या उसके वेपर प्रेशर पर क्या असर पड़ेगा। सो फर्स्ट वी विल डिफाइन द रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है, द पार्शियल वेपर प्रेशर of any volatile component of a solution is equal to the vapor pressure of the pure component multiplied by the mole fraction of that component in solution। क्या कह रहे हैं कि कोई भी जो सोल्यूशन होगा उसका जो वॉलेटाइल कंपोनेंट है, मींस वो कंपोनेंट जो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, उस कंपोनेंट के प्रेशर के बराबर जब वो बिल्कुल प्योर हो, और मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। अब इसको हम मैथमेटिकली यूं लिखेंगे, P इज इक्वल टू P नॉट X। X स्टैंड्स फॉर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को डिटेल से एक और वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उधर से वो देख सकते हैं। तो P इज इक्वल टू P नॉट X। अब ये जो P प्रेशर है ये पार्शियल प्रेशर है इस वॉलेटाइल कंपोनेंट का, और P नॉट उसका प्रेशर है जब वो बिल्कुल प्योर हो, मींस उसके साथ कोई भी और चीज मिक्स ना हो, उस वक्त का उसका प्रेशर, और उसको मल्टीप्लाई किया है मोल फ्रैक्शन, मतलब अब जब हमने सॉल्यूशन बना लिया है तो उसमें ये कंपोनेंट कितना है। इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास एक वेजल है, उसमें आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी। अब अगर इसमें आपके पास एक कंपोनेंट वॉलेटाइल है, लेट्स सपोज ए, तो ए का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा। असल में जब आपके पास एक से ज्यादा कंपोनेंट्स, नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स जब मिक्स हो जाते हैं तो उस कंटेनर में जो टोटल प्रेशर होता है वो उन दोनों के पार्शियल प्रेशर्स का सम होता है, जो कि डाल्टन्स लॉ है। तो अब इसमें ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कितना होगा, वो जब ए बिल्कुल प्योर हो उसका पार्शियल प्रेशर जितना होता है वो, और उसका इस सॉल्यूशन में ए का कितना हिस्सा डला है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इस सॉल्यूशन में ए का कितना है, इस सॉल्यूशन के प्रेशर में ए का कितना हिस्सा है। अब हम रॉल्स लॉ को अप्लाई कर लेते हैं उन सॉल्यूशंस पर जिसमें दोनों कंपोनेंट्स वॉलेटाइल हो। लेट अस सपोज अ वेसल जिसमें आपके पास दो कंपोनेंट्स ए एंड बी मौजूद हों। अब ए भी वॉलेटाइल है, बी भी वॉलेटाइल है, दो लिक्विड्स हैं जिनको मिक्स किया गया है। अब यहाँ पर ए का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा,
पी ए, क्योंकि ए का प्रेशर है तो हम इसको लिखेंगे पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट। ये जो नॉट का निशान होता है ये प्योर कंपोनेंट के लिए होता है, मींस जब ए बिल्कुल प्योर हो, उसमें कोई भी और कुछ कंपोनेंट ना डाला हो, तो उसका वेपर प्रेशर कितना है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इस कंपोनेंट में या इस वेसल में ए का जितना कंपोनेंट शामिल है। अब इसमें हम पार्शियल प्रेशर ऑफ बी जो है वो क्या लिखेंगे, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी, जब बी बिल्कुल प्योर हो, उसमें कुछ ना हो, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बी के मोल फ्रैक्शन से। अब जैसे कि मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जो टोटल प्रेशर होगा इस सॉल्यूशन का वो कितना होगा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल ऑफ प्रेशर ऑफ बी दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो ये इस जो वेसल है इसमें टोटल प्रेशर होगा पी ए और पी बी। अब इस इक्वेशन में हम इस तरह से कर सकते हैं कि चूंकि पी ए जो है वो पी नॉट ए इंटू एक्स ए के बराबर है और पी बी जो है वो पी नॉट बी एक्स बी के बराबर है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम इनकी जगह ये वैल्यूज जो है वो पुट कर दें, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि सिमिलर टर्म्स में हम इनको लिख लें, तो एज वी नो कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन जो है दैट इज इक्वल टू 1, जितनी भी मोल फ्रैक्शन है उनका सम जो है वो हमेशा 1 के बराबर जो है वो होता है। तो इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ी सी अरेंज कर लें फॉर ए, तो ये जो एक्स बी है इस साइड पे ये प्लस में है, अगर हम इसको दूसरी साइड पर यहाँ पर ले आए तो ये माइनस में हो जाएगा, so we will write XA is equal to 1 minus XB। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में यहाँ पर हमारे पास XA मौजूद है, तो XA की ये वाली वैल्यू 1 माइनस XB ये हम इधर पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, P नॉट A XA किसके बराबर है 1 माइनस XB के बराबर, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली, प्लस P नॉट B इंटू XB। अब हम ये कर सकते हैं ये जो टर्म है ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट से बाहर पी नॉट ए है, तो ये इनसे मल्टीप्लाई हो सकता है। सिंपल मैथमेटिक्स में जिस तरह हम लिखते हैं, अगर 5 है और यहाँ पर 1 माइनस 2 है, तो इसको कैसे हल किया जाता है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 1 जार 5 माइनस 5 2 जार 10, तो इसी तरह ये जो टर्म्स हैं इनको भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये खुल जाएगा ब्रैकेट, ये इस तरह से हो जाएगा पी नॉट ए इंटू 1, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया पी नॉट ए, और एक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पी नॉट ए इंटू एक्स बी, और ब्रैकेट से बाहर पी नॉट बी एक्स बी, इसको ऐसे ही लिख लेंगे पी नॉट बी एक्स बी। अब यहाँ पर आपने क्या देखना है कि एक्स बी जो है वो कॉमन है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। जिस तरह आपके पास अगर ये टर्म हो 4x प्लस 2x, तो आप क्या करते हो इसको सॉल्व करने के लिए, x जो है आप कॉमन कर लेते हो,
x को कॉमन कर लिया, बाहर लिख लिया और ब्रैकेट में 4 प्लस 2। तो इसी तरह से हमने इस ऑपरेशन को यहाँ पर सॉल्व करना है। इधर हम इसको यूं लिख लेंगे, इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। यहाँ पर ये पी नॉट ए के साथ माइनस है और पी नॉट बी के साथ प्लस है, उसी तरह से हमने लिख लिया। अब थोड़ा सा चूंकि माइनस वाला आ पहले लिखा हुआ है, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। सिर्फ हमने ये किया कि जो पॉजिटिव वाली टर्म है उसको पहले लिख लिया और जो नेगेटिव वाली टर्म है उसको बाद में लिख लिया। नेगेटिव है यहाँ पर माइनस पी नॉट ए। तो ये हो जाएगा टोटल प्रेशर के लिए इक्वेशन। अगर दो सॉल्यूशंस आपके पास वॉलेटाइल हैं तो उनका जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। अब इस बी, इफ एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स बी अगर 0 के बराबर होगा तो फिर आपके पास क्या होगा, चूंकि आपके पास तो एक्स ए प्लस एक्स बी जो है वो 1 के बराबर है, दोनों ही 1 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा कि b की जगह आप 0 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, एक्स ए प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा कि जब एक्स बी 0 होगा तो एक्स ए जो है वो 1 के बराबर होगा। अब एक्स बी जब 0 होगा और आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप इसको कैसे लिखेंगे, p इज इक्वल टू पी नॉट ए और x जो है इसकी जगह आप 0 लिख देंगे प्लस 0, क्योंकि एक्स बी जो है वो 0 है, इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। अब यहाँ पर देखें ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 0 के साथ। तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होने पर ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। तो आपके पास क्या हो जाएगा कि पी जो है टोटल प्रेशर वो पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा। मीन जब प्रेशर आपके पास जब एक्स बी कंपोनेंट आपके पास 0 होगा, एक्स बी 0 होने का मतलब क्या है कि आपके पास सिर्फ ए कंपोनेंट होगा, मीन्स बी उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके पास ए कंपोनेंट है। तो ए कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा वो पी नॉट ए मीन्स प्योर जो कंपोनेंट के प्रेशर है उसके बराबर होगा। अगर आपके पास दूसरी कंडीशन, ये आपके पास पहली कंडीशन थी कि एक्स बी 0 हो, दूसरी कंडीशन आपके पास ये है कि आपके पास एक्स ए जो है वो 0 हो। अब एक्स ए जब 0 के बराबर हो जाएगा तो आप फिर से क्या करेंगे, इसको एक्स ए प्लस एक्स बी की इक्वेशन में पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 1 के बराबर होते हैं एक्स ए और एक्स बी। अब यहाँ आपने क्या किया कि एक्स ए की जगह 0 पुट कर दिया, क्योंकि हमने ये कंसिडर कर लिया कि एक्स ए जो है वो 0 है। तो एक्स ए जब 0 होगा तो एक्स बी जो है वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि बी में आप 0 को ऐड करेंगे तो आपके पास एक्स बी ही आ जाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू 1। अब एक्स ए जब 0 होगा तो एक्स बी 1 के बराबर होगा। अब इसी को दोबारा हम इस इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं। इस इक्वेशन में p इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। अब हमारे पास एक्स बी जो है वो 1 के बराबर होगा, तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख लेंगे,
P इज इक्वल टू P नॉट A प्लस एक्स बी जो है वो 1 के बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 इंटू P नॉट B माइनस P नॉट A। अब 1 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A। अब P नॉट A जो है यहाँ पर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो क्या हो जाएगा कि ये दोनों आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या रह जाएगा, P नॉट B, P इज इक्वल टू P नॉट B। अगर ऐसा हो कि आपके पास एक्स ए 0 हो और एक्स बी इज इक्वल टू 1, मतलब सारा आपके पास बी कंपोनेंट हो, तो तब जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो प्योर बी का जो वेपर प्रेशर है उसके बराबर होगा। अब रॉल्स लॉ को देख लेते हैं कि इसको ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर अलोंग द वाई एक्सिस जो है हम वेपर प्रेशर ले लेते हैं और अलोंग द एक्स एक्सिस जो है वो कंपोजिशन मींस ए और बी जो है वो कितना कितना जो है वो डाला गया है। अब अगर हम एक एंड से शुरू करें, लेट सपोज इस साइड से, तो यहाँ पर एक्स ए इज इक्वल टू 1। लेट सपोज यहाँ से हमने एक्स ए जो है वो 1 ले लिया, तो एक्स ए यहाँ पर 0 और एक्स बी जो है 0 और यहाँ पर 1। जो हमने कंडीशन भी अभी डिराइव की कि एक्स ए जब 1 के बराबर होगा तो एक्स बी 0 होगा और एक्स ए जब 0 के बराबर होगा तो एक्स बी 1 होगा और इनके दरमियान बीच में इनकी मुख्तलिफ वैल्यूज होंगी। जैसे लेट सपोज ये 1 है तो यहाँ पर 0.9 होगा और यहाँ पर ये 0.1। अब अगर आप 0.9 और 0.1 को ऐड अप कर लेते हैं तो ये 1 आपके पास आ जाता है। इसी तरह यहाँ पर एक्स ए जो अमाउंट है उसकी कम होती जा रही है, 0 के साइड पे जा रही है, तो ये 0.8। एक्स बी जो है वो हल्का हल्का बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर एक्स बी जो है वो 0.2 होगा। इसी तरह यहाँ पर एक्स ए जो है वो 0.7, तो एक्स बी जो है वो 0.3। एक्स ए और एक्स बी दोनों का ऐड करने से 1 जो है वो आना चाहिए। अब हमने ये कंडीशन पढ़ ली कि जब आपके पास एक्स ए 1 होगा एक्स बी 0, तो उस वक्त सोल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो प्योर ए के बराबर होगा। तो लेट सपोज आपके पास प्योर ए का जो वेपर प्रेशर है वो इतना है, हम इसको लिख देते हैं पी नॉट ए। दूसरी कंडीशन हमने ये देखी कि जब आपके पास एक्स ए 0 होगा तो एक्स बी 1 के बराबर होगा और उस वक्त जो टोटल प्रेशर होगा वो कितने के बराबर होगा, प्योर कंपोनेंट बी के प्रेशर के बराबर। तो लेट सपोज प्योर कंपोनेंट बी का जो प्रेशर है वो इतना है, पी नॉट बी। अब दोनों ही वॉलेटाइल है, लेकिन एक थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल है और एक थोड़ा सा कम वॉलेटाइल है। मींस एक थोड़ा सा ज्यादा जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है जबकि दूसरा थोड़ा सा कम। अब इनका जो सोल्यूशन बनेगा उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो इनके दरमियान कहीं होगा। इस तरह से जो सोल्यूशन होगा इसका वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट होगा। ये आपका पी टोटल होगा, पी टोटल द टोटल वेपर प्रेशर। अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा यूं लाइंस लगा लें, लेट सपोज आपके पास एक सोल्यूशन आपने बना लिया है जिसकी कंपोजिशन ये है। कंपोजिशन आपको कैसे पता चलेगी, इस लाइन को आप नीचे ड्रॉ करके देख लें
तो यहाँ पे लेट सपोज अगर ये 0.7 है तो ये 0.6 ए होगा और 0.4 नियरली उसमें बी होगा। अब इस पॉइंट पे जो टोटल प्रेशर होगा वो ए और बी का सम होगा, और वो हम यहाँ पर ग्राफ पे लाइन एक्सटेंड करके इस तरह से बता सकते हैं। मीन्स इस कंपोजिशन पे जो टोटल प्रेशर होगा वो इसके बराबर होगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, मीन्स ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें 0.9 कंपोनेंट जो है वो ए का हो और 0.1 कंपोनेंट बी का हो, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा, जो टोटल प्रेशर होगा वो इतना होगा। तो इस तरह ग्राफ पे हम रॉल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक नॉन वॉलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट हो वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, तो उसके लिए फिर हम रॉल्स लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे और किस तरह उसको डिराइव करेंगे। सपोज हम एक वेसल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी। अब ए के जो मोल फ्रैक्शन है यहाँ पर उसको हम लेट सपोज x1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और बी का जो मोल फ्रैक्शन है उसको x2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब फिर जस्ट अकॉर्डिंग टू लॉ, रॉल्स लॉ, कि जो कंपोनेंट 1 है उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, इस तरह से होगा। अब क्या है कि जो x1 है इट मस्ट बी लेस देन यूनिटी, जरूर ये 1 से कम होगा। क्यों 1 से कम होगा, हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि जो मोल फ्रैक्शन होते हैं उनका सम 1 के बराबर होता है, एक्स ए और एक्स बी 1 के बराबर है। तो अगर आप दोनों का सम अगर 1 के बराबर है तो इसका मतलब है दोनों अलग अलग 1 से कम होंगे। अब कोई भी नंबर जिसको हम 1 से कम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमें एक स्मॉल आंसर देते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो वेपर प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का वो उसके प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। देखिए कैसे, लेट सपोज आपके पास किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो 3 है, और लेट सपोज उसके मोल फ्रैक्शन जो है वो 0.5 है। अब 3 को जो आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1.5। अब 1.5 इज ऑब्वियसली लेस देन 3 से ये कम है ना, तो क्या होगा कि जो हमारे पास ये P जो वेपर प्रेशर आया है वो प्योर कंपोनेंट के प्रेशर से कम आएगा। और ये आप जिस तरह का भी इस तरह का सॉल्व करेंगे उसका हमेशा आपके पास यही रिजल्ट आएगा। क्यों, क्योंकि जो भी नंबर है आपके पास, बेशक 4 है, 5 है, 6 है, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक लेस देन 1 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और लेस देन 1 नंबर से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास स्मॉल आंसर आएगा। तो यहाँ से हम क्या जो है वो नतीजे निकालते हैं कि जो कोई भी कंपोनेंट है उसका जो वेपर प्रेशर होगा P, वो हमेशा उसके प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। दूसरी बात, अगर आपका ये जो सॉल्यूट जो डाला है अगर वो नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या होगा कि नॉन वोलेटाइल होने की वजह से वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा। लेट सपोज आप यूं कह लें कि आपके पास ये जो ए और बी कंपोनेंट्स हैं उसमें जो बी कंपोनेंट है वो आपके पास नॉन वॉलेटाइल है, तो बी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे यहाँ पर जमा हो जाएंगे, और ए लेट सपोज वॉलेटाइल है तो उसका यहाँ पर सरफेस पे उसके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, और यही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऊपर एवापोरेट भी करेंगे। तो क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर है वो सारा कंपोनेंट ए की वजह से है, ये हो गया, और ये बी, सारा कंपोनेंट ए की वजह से होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्योर सॉल्वेंट नॉट ए की वजह से होगा, और हमेशा वो पी नॉट ए से जो है वो कम होगा। ये बात हमने ऑलरेडी
यहाँ पर डिस्कस कर दी कि क्यों वो कम होगा। तो क्या हो रहा है कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो प्योर कंपोनेंट से कम है, लेकिन किस हद तक कम है, दैट इज गिवन बाय द इक्वेशन del P is equal to P नॉट माइनस P। अब यहाँ पर जो del P है दैट शोज चेंज इन प्रेशर, कि कितना जो है वो वेपर प्रेशर कम है। किससे कम है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट से। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन से वेपर प्रेशर कुछ कम है। अब जो P है इसको हमने ऑलरेडी बता दिया है कि दिस इज इक्वल टू दिस थिंग, P इज इक्वल टू P नॉट x1 के बराबर है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, del P इज इक्वल टू P नॉट माइनस P नॉट x1। अब यहाँ पर P नॉट जो है वो कॉमन है, तो हम इसको कॉमन करके लिख लेंगे। P नॉट को कॉमन कर लिया, यहाँ पर P के साथ और कुछ भी नहीं है, 1 है, तो हम 1 लिख लेंगे माइनस x1। अब 1 माइनस x1 किसके बराबर है? ये x2 के बराबर है। कैसे? अगर हम x1 प्लस x2 लिखें तो मोल फ्रैक्शंस का जो सम है वो 1 के बराबर होता है। इसमें अगर हम x1 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं यहाँ पर, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा 1 माइनस x1। तो 1 माइनस x1 x2 के बराबर है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं p del p इज इक्वल टू p नॉट इंटू x2। तो यहाँ पर हम वो रॉल्स लॉ को एक और डेफिनेशन देंगे। So we will say that the lowering of vapor pressure of solution depends both on the vapor pressure of pure component and the mole fraction of solute in the solution। मतलब ये कि जो आपके पास वेपर प्रेशर होगा किसी भी सॉल्यूशन का वो कितना कम होगा, वो इस पे डिपेंड करता है कि जो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हैं उसका, जो वो बिल्कुल प्योर हो तो उसका वेपर प्रेशर कितना है, और प्लस सॉल्यूशन में जो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट है उसकी कितना मोल फ्रैक्शन मौजूद है। इस इक्वेशन के साथ हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों साइड से पी नॉट से डिवाइड कर दें। डेल पी डिवाइडेड पी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट x2 डिवाइडेड बाय पी नॉट। तो इस साइड से ये पी नॉट कैंसिल हो जाएगा। आपके पास इक्वेशन क्या रह जाएगी? डेल पी डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल टू x2। अब यहाँ पर एक और टर्म आपके पास आ जाता है, दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये डेल पी बाय पी नॉट जो है इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इक्वेशन से क्या शो हो रहा है कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, के वेपर प्रेशर कितना कम होगा किसी भी सॉल्यूशन का, ये किस पे डिपेंड करता है कि आपने उसमें जो सोल्यूट है वो कितना डाला है या सोल्यूट की जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना है। यहाँ से एक और बात भी पता चल जाती है कि वेपर प्रेशर कितना कम होगा ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करता, और ये जो सोल्यूट की नेचर है उस पर भी डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि जो सोल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन जो है वो कितना है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं वो उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो सोल्यूट की सिर्फ अमाउंट पे डिपेंड करता है, मींस उनका नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है या उसकी कंपोजिशन क्या है,
और इन पर डिपेंड नहीं करते हैं कि जो सोल्यूट है उसकी नेचर क्या है या उसके नेचर ऑफ पार्टिकल्स क्या है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, और इसमें ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है इट इज अ फॉर्म ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। So colligative properties will be discussed in detail in another video. So this was all about the Rawls law. Rawls law की एक क्विक समरी मैं दे देती हूँ आपको। Rawls law किसी भी सॉल्यूशंस को हम अप्लाई करते हैं मेनली टू टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। एक वो सॉल्यूशंस जिसमें आपके पास दोनों जो कंपोनेंट्स हैं जो आपने मिक्स किए हुए हैं वो वॉलेटाइल हैं, और एक वो सॉल्यूशंस जिसमें एक कंपोनेंट आपका वॉलेटाइल है लेकिन दूसरा जो है वो नॉन वॉलेटाइल है। तो जो सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर हमेशा जो प्योर सॉल्वेंट है उससे कम होगा बाय सर्टेन अमाउंट, और वो कितना कम होगा दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय रॉल्स लॉ।